हेलो बच्चों। तो भाई आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। यानी अवतल और उत्तल दर्पण के सामने यदि हम लोग वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं विभिन्न पोजीशन पर, विभिन्न पोजीशन मतलब या तो अनंत पर, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, या फोकस पर या फोकस और ध्रुव के बीच में, इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट के विभिन्न पोजीशन पर, विभिन्न स्थानों पर जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा कहाँ बनता है और कैसा बनता है, आज उसका डिस्कशन हम क्लास में करेंगे। यानी यहाँ हम लिखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ images by concave mirror। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। थोड़ा सा यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ रूल्स देख लें। ये देख लेना, एक बार समझ लेना क्या रूल्स हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका कनकेव मिरर हुआ, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। हम पहले एक ऑब्जेक्ट से रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलेंगे। पहला रूल बता रहे हम, रूल नंबर 1। देखिए, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर था कहीं, यहाँ से हम रे को भेजे, ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये टकराया। देखिए, पहला किरण जो भेज रहे हम, ये फोकस से होकर गुजर रहा है। तो प्रतिबिंब बनाते समय ध्यान रखना है कि हमको परावर्तन के बाद फोकस होके गुजारना है। रूल नंबर 2, यही अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान देना है। एक दूसरी रे जो ये सी है, सी होकर आ रही है और इसी से ये लौट जाएगी वापस। देख रहे हैं आप, दूसरी रे एक क्या हुआ, पैरेलल आई, टकराने के बाद फोकस होकर गुजर गई। दूसरा रूल में क्या है कि रे वक्रता केंद्र से आई और दर्पण से लौट के उसी दिशा में चली गई। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3, ये आपका कनकेव मिरर, ध्यान देना है, गौर से देखना है। अब ये मान लिया हम इसको फोकस से ही भेज दिए डायरेक्ट, और ये वापस टकराकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लौट गया। ये रे आई है, फोकस होकर दर्पण से परावर्तित हुआ और लौट के वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये ध्यान रखना है। आई, लौट के एफ होकर गुजर गई, सी से आई, सी के रास्ते से बैक हो गई, फिर फोकस होकर आई और लौट के फोकस से ही प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चली गई। ये ध्यान रखना है प्रतिबिंब के निर्माण में। अब देखिए कि हम कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट पोजीशन पर। जैसे केस नंबर 1, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है, ध्यान दिया जाए।
ये आपका दर्पण है, एकदम ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 समझा रहे हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को आपने रख लिया, देखिए ये दर्पण से टकराने के बाद लौट गया, ये आपका फोकस है। देखिए आई लौट के, देखिए रूल में भेजे थे लौटा के फोकस होके गुजार दिया। देखिए रूल नंबर 1 को फॉलो अप कर रहा। दूसरी रे ध्यान देंगे, ये आपका सी है, ये गई और ये लौट गई। हम लोग करते क्या है, इसको अपनी दिशा में पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। यहाँ मान लीजिए जहाँ पीछे मिला इसको हम लोग मीट करा दिए, ध्यान दीजिएगा, ये रिटर्न हो गई। देखिए सी से गुजर गई। दोनों को हम यदि पीछे की ओर बढ़ाए तो देखिए दर्पण के पीछे बना, वस्तु के तुलना में बड़ा बना। तो पीछे जब बनता है तो काल्पनिक, तो कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, काल्पनिक एवं सीधा बना। कैसा बना, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना। देखिए पहला केस खत्म हो गया। जब आप दर्पण के ध्रुव यानी ये पोल है, ध्यान रखेंगे, ये आपका पोल हम बता रहे हैं, ये पोल है, पोल लिखा हुआ है, दर्पण के ध्रुव यानी पोल, फोकस यानी एफ। देखिए पोल और एफ के बीच में यही ए बी ऑब्जेक्ट है, या और इसका इमेज ए डैश बी डैश बन गया। दर्पण के पीछे बन गया, काल्पनिक बन गया, सीधा बन गया, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन गया। अब हम लोग केस नंबर 2, अब जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर ऑब्जेक्ट को लाते जाएंगे, दर्पण से दूर लाएंगे। केस नंबर 2, जब वस्तु को फोकस एफ पर रखा जाता है। नोमेनक्लेचर आप पहले से जानते हैं, पी पोल हो गया, एफ फोकस हो गया, सी वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु को एफ पर यानी फोकस पर रखा जाता है तो देखिए आपका यही आपका अवतल दर्पण है, ध्यान रखेंगे, यही आपका फोकस पर हमने रख दिया, ये भेजे, देखिए टकरा के ये फोकस होके गुजर गया। एकदम ध्यान रखना है, यहाँ एकदम बनाते एकदम फ्री हैंड हाथ से बनाते चलेंगे। देखिए ये भेजे हम, आइए लौट गया आपका, गौर से देखिए, यही आपका लौटते हुए आपका सी हो गया। देखिए ये लौट गया है, लौटते हुए दिखा दीजिए आराम से। ये देखिए अब कहीं मिल ही नहीं रहा। जब कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको बोलेंगे अनंत, इन्फिनिटी। ये अनंत पर है, यानी इसका सही लोकेशन लोकेट नहीं है कहाँ पर बन रहा है, लेकिन दर्पण के सामने बन रहा है। तो दर्पण के सामने बनेगा तो निश्चित रूप से वास्तविक बनेगा। तो यहाँ जवाब क्या हो गया, कहाँ बना, दर्पण के सामने। कॉपी कलम पर एकदम लिखते जाएं, बनाते जाएं, वास्तविक बनेगा। और वह प्रतिबिंब जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा, पहले ही बता चुके। तो दर्पण के सामने बना, वास्तविक का उल्टा बना, और वस्तु से बड़ा बना। क्लियर हो गया। इसका पोजीशन लोकेट नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे कहाँ बनेगा, लेकिन ये तय है कि दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा जरूर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा केस भी खत्म हो गया। अब हम लोग थर्ड आते हैं। केस देखते चलेंगे, केस पर एकदम ध्यान रखना है, यही पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में लीजिए। स्टार दिएगा तब आपका ध्यान ज़्यादा आकृष्ट होगा। 5 स्टार से सजा दिया गया इसको। एक कोई ना कोई इसमें से इमेज फॉर्मेशन एग्जाम में आता है, आपको कंडीशन दे देगा, यही हेडलाइन जो लिखा हुआ है यही सेंटेंस रहेगा, आपको इमेज बनाकर बात लिखनी है। केस नंबर 3 में आते हैं। देखिए एकदम सीरियल जा रहे हैं,
यहाँ देखिए आप पोल और एफ के बीच थे, यहाँ देखिए एफ पर है, अब एफ और सी के बीच में जा रहे हैं, इधर दूर जा रहे हैं, दर्पण से भागते जा रहे हैं। जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखा जाता है, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र। अब एफ और सी के बीच में रखेंगे, देखिए यही फिगर है, यहाँ हम लोग खड़ा कर दिए, ध्यान से देखा जाए, एफ और सी के बीच में और यहाँ से देखा जाए ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, यहाँ से हम भेज रहे हैं इसको, देखिए रिटर्न आ रहा, ये लाइन है। हाँ, अब देखिए ये भी है, तो यहाँ बी डैश और ए डैश बन गया, ये आपका पोल है। कहाँ बना अब तक क्लियर है? अनंत है या इन्फिनिटी और सी के बीच में पड़ा। इसका क्लियर हो गया कि दर्पण कहाँ बना, अनंत एवं सी के बीच बना। कैसा बना? तो वास्तविक एवं उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। ध्यान रखना है। देखिए थर्ड केस भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखिए कहाँ एफ और सी के बीच आ चुके हैं, अब हम लोग सी पर ही रख देंगे, वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे, तब देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। उम्मीद करते हैं आप पहला और दूसरा नोट कर लिए होंगे, समय मिल रहा है आपको आराम से। अब हम लोग केस नंबर 4 पर आते हैं आराम से। ये है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, इसको ध्यान रखना है। देखा जाए केस नंबर 4 में आते हैं हम लोग। केस नंबर 4, जब वस्तु को सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब ध्यान दीजिएगा। ये आपका वक्रता केंद्र है, ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब भी वहीं उलट के बना दीजिएगा। देखिए ये क्लियर हो गया, ये फोकस हो गए। पहली रे आई और लौट के चली गई, ये आपका आया और यही इसके पैरेलल लौट गया। रूल नंबर 3 में बताए थे हम अभी। ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है और ये आपका सी है। एकदम क्लियर है। ये आपका पोल है। जब हम लोग सी पर रखे, वक्रता केंद्र पर रखे, तो इमेज भी बना कहाँ? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र यानी सी पर। कैसा बना? वास्तविक एवं उल्टा बना और वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये वस्तु के बराबर बन गया। देखिए जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। इस तरह आपने देखा फोर्थ केस में कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ये ध्यान रखना है। ये भी हम लोग अपना आराम से लिख सकते हैं, दर्पण के सामने है। जब ये सामने है तो वास्तविक और उल्टा है। अब हम लोग केस नंबर 5 में आते हैं। केस नंबर 5, अब सी से परे जाएंगे, बियॉन्ड जाएंगे। तो जब वस्तु को अब अनंत एवं सी के बीच में रखें, बीच में रखा जाता है।
अब देखिए हम लोग रखेंगे, यही है आपका, यही आपका इमेज वस्तु है, भेज दिए, ये फोकस होके गुजर गया, दूसरा रे यही चला गया सी होके। जो लगातार वीडियो लेक्चर मेरा देख रहे होंगे, जिस दिन मैंने प्रतिबिंब का क्लास लिया था, एक टॉपिक आपको भेजा था मैंने प्रतिबिंब, तो उसमें हमने एक फिगर बनाया था। उस दिन हमने कहा था कि प्रतिबिंब का डिटेल बाद में हम लोग दिखाएंगे। आज प्रतिबिंब का नियम बनाने का नियम बताया, रूल नंबर 1 2 3। उस आधार पर देखिए रूल नंबर 1, वस्तु से रे आई, टकराने के बाद परावर्तन के बाद फोकस एफ होकर गुजर गई। दूसरा रे देखिए सी से ही वापस आया और सी में ही लौट के चला गया। तो ये कहने का मतलब गौर से देखिए, और दोनों एक दूसरे से जहाँ पर मीट कर रहा है, ये ए डैश बी डैश, इस ए बी का इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ये आपका पोल हो गया। तो देखिए सी के बाद है बियॉन्ड, परे बोलते हैं इसको, तो कहाँ बना प्रतिबिंब? सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना? सी एफ और सी के बीच। वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन वस्तु से छोटा बन गया। ध्यान रखेंगे, दर्पण के सामने बन गया और वस्तु से छोटा बन गया। देखिए वस्तु बड़ा है, यहाँ पर आके छोटा बन गया। इस तरह नंबर 5 आ गया, ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और नंबर 6 में आते हैं हम। अवतल दर्पण का लास्ट केस है ये, जब हम वस्तु को फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर बना था। अब हम लोग यहाँ से देखिए कहाँ पहुँचे हुए हैं, सी और अनंत के बीच, अब अनंत पर ही रख देंगे। अब हम लोग केस नंबर सी में आते हैं, यानी 6 में। केस नंबर 6, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ध्यान रखा जाएगा। अब तो अनंत है तो वस्तु को दिखानी नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि अनंत से पैरेलल आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ये टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए लौट गया, ये आपका पोल हो गया। तो यहाँ एक बिंदु मात्र, देखिए फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब बना फोकस पर, कैसा बना? वास्तविक एवं उल्टा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना। वस्तु से बहुत छोटा बना। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर, वास्तविक एवं उल्टा बना और वस्तु से बहुत छोटा बना। ये डिफरेंट केसेज था। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण था ये। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण भी देख ही लेते हैं। उसमें 2 ही केस है, आराम है। आपको ये 6 केस का समरी याद कर लेना है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को यहीं से शुरू करते हैं, अब उल्टे चल जाएंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएंगे तो एफ और सी के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो देखिए सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर दर्पण के सामने बनता ही है। वास्तविक है तो दर्पण के सामने बनेगा। तीसरा केस में जब सी और एफ के बीच में वस्तु को रखे थे तो सी के परे बना था, वास्तविक बना था, उल्टा बना था, वस्तु से बड़ा बना था। और उसके बाद यदि हम सी के बाद हम चले गए थे एफ पर, ध्यान रखेंगे, तो फोकस पर रखे तो अनंत पर बना था, बड़ा बना था, वास्तविक बना था, उल्टा बना था। और लास्ट केस बताए थे फोकस और पी के बीच में रखे थे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था, काल्पनिक बना था, सीधा बना था, वस्तु से बड़ा बना था। वो पहला केस जो मैंने कहा वह काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वो शेविंग के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण पहला केस जो है हम बताए, जिसमें काल्पनिक बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना।
तो वैसा हजामती दर्पण जिसको बोलते हैं आप शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, तो जवाब दीजिएगा अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यदि वस्तु से बड़ा बनता है छोटी दाढ़ी भी बड़ी नजर आती है, काटने में सुविधा और आसानी होती है, इसलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए इसमें केस 1 फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें केस 1 जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। ये आपका है उत्तल मिरर। देखिए आपका कन्वेक्स मिरर, यही इन्फिनिटी से रे आ रही है, इन्फिनिटी से रे आ रही है। ये तो चूँकि सिल्वर्ड है, कले किया हुआ, हम इसको वापस कर दिए, इसको भी वापस कर दिए। ये क्या होगा, अपीयर्स टू मीट, लग रहा है कि यहाँ मिलेगा, ये हमारा फोकस हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के फोकस पर, चूँकि पीछे बना तो काल्पनिक एवं सीधा बना। कैसा बना, ये दर्पण के पीछे दे देंगे, दर्पण के पीछे, और छोटा बना, वस्तु की तुलना में ये बहुत छोटा, बोल दीजिए बहुत छोटा बना। ये ध्यान रखेंगे ये केस। लेकिन केस 2 में देखिए आप कि जब वस्तु को अब तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ये अनंत है और ये पोल है, बीच में तो कोई पॉइंट इसमें है नहीं। तो जब वस्तु को अनंत एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, इसका फिगर इधर बना देते हैं, काफ़ी समय हो गया, अब बना भी लिए होंगे। पॉइंट यहाँ हो गया, ये उत्तल दर्पण है, ध्यान देंगे। यहाँ हम कहीं पर इमेज ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इमेज दिखाना हमको, देखिए भेज दिए, ये तो लौट गया, ये पीछे की ओर हम बढ़ा दिए, तो ये मेरा फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ से हम ले जा रहे हैं और यहाँ देखिए ये सी है, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ मीट कर रहा है, ये ए डैश, ये ए, ये बी और ये बी डैश। क्लियर हो गया, इधर से कले किया हुआ, ध्यान रखेंगे। ये आपका पोल हो गया। देखिए पोल और अनंत के बीच यहाँ लिखा हुआ है, अनंत और पोल के बीच रखते हैं तो कहाँ इमेज बना, तो बोल देंगे देखिए दर्पण के पीछे बना, काल्पनिक बना एवं सीधा बना, अब वस्तु से छोटा बना। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आपका तैयार हो गया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो अलग अलग आपने देखा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 6 स्थितियों में बताया और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 2 स्थिति में बताए। एक तब जब अनंत पर रखते हैं, दूसरा तब जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं। बस 2 मिनट और हम लोग थोड़ा सा इसके आगे देख ले तो एक पड़ाव पर आ जाएंगे हम लोग। अब गोलीय दर्पण के 2 भाग चल रहा है, अवतल और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग देख लिया जाए, एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द यूसेस ऑफ कनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। पहला उपयोग अभी हमने बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करेंगे। इसका कारण भी बताया हम
कि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है, तब जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि छोटी दारें बड़ी नजर आती है। नंबर दूसरा उपयोग कि ENT स्पेशलिस्ट जो होते हैं, कान, नाक, गला, दंत चिकित्सक, ये सब जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, उनको अवतल दर्पण का उपयोग आसानी से करने में सुविधा होती है कि छोटी छोटी चीज़ों का प्रतिबिंब बड़ा करके देखने में सुविधा होती है। तो कान हुआ, नाक हुआ, गला हुआ, दंत हुआ, ये सब बड़ा प्रतिबिंब करके देखने में सुविधा होती है, इसलिए दंत चिकित्सक लोग ये आराम से इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के सर्च लाइट में, परावर्तक दूरबीन में किया जाता है, ताकि आसानी से रे फोकसित हो सके, पैरेलल एक दूसरे के जा सके और आराम से आपको दूर की चीज़ आसानी से देखी जा सके। तो अवतल दर्पण के उपयोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 2 ही पॉइंट लिखना है, आपको हम 3-4 पॉइंट बता दिए, आप आराम से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बता देते हैं आपको हम। एक हजामती दर्पण और एक अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। कुकर का काम क्या है? खाना बनाना। खाना बनाने का मतलब क्या है? टेम्परेचर को वहाँ बढ़ा देना। तो होता क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे कि जब अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, जब अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था। हम सूर्य को मान लेते हैं कि अनंत पर है और सूर्य से आने वाली किरणें लगातार अवतल दर्पण पर पड़ेगी, तो परावर्तन के बाद सारा किरण एक ही बिंदु फोकस पर फोकसित होगी और लगातार एक ही बिंदु पर फोकसित होने के कारण वहाँ गर्मी, उष्मा अधिक उत्सर्जित होगी, जिसके कारण ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ जाएगा तो खाना बनाने में सुविधा होगी। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है। ये तो रहा अवतल दर्पण का उपयोग। कई उपयोग मैंने बताया। अब मान लेते हैं परीक्षा में अवतल दर्पण का न पूछा, उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ दिया, तो अलग से आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण का सबसे व्यापक उपयोग साइड मिरर के रूप में, रेयर व्यू के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साइड मिरर देखिएगा, गाड़ियाँ, मोटर चालक, जितना मोटर वाहन जो भी चालक चलाते हैं उसके दाहिने बगल राइट साइड में देखिएगा एक साइड मिरर लगा रहता है। उसका काम क्या है? पीछे से आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उसमें दिखता है। क्यों? उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो जब सीधा बनाएगा तो पीछे से आने वाला ट्रक भी सीधा नजर आएगा। तो दूर से ही, चूंकि विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाएगा, वाइड विजन एरिया बनाएगा, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाएगा और पीछे से आने वाली वस्तु का सीधा प्रतिबिंब साइड मिरर में दिखाएगा, यानी उत्तल दर्पण में दिखेगा। तो गाड़ी के चालक को क्या होगी? साइड लेने या साइड देने में आसानी होगी। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये सब ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, गाड़ियों का इस उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? गली में, स्ट्रीट लाइट में भी परावर्तक के रूप में उपयोग हम करते हैं। इस तरह उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में करते हैं। ये था उत्तल दर्पण का उपयोग और ये था अवतल दर्पण का उपयोग। इस तरह आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। बार बार मैं बताता हूँ आपको कि ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। हेलो बच्चों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ मैं कि यदि तुम बहुत विस्तृत अध्ययन चाहते हो तो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक ए बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह, आलोक भारती प्रकाशन, गोविंद मित्रा रोड, पटना द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह बुक अमेजॉन पर भी उपलब्ध है। आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक का फ़ायदा उठाकर या तो अमेजॉन से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं या डायरेक्ट प्रकाशन से भी इसे आप मंगा सकते हैं और विस्तार पूर्वक अध्ययन प्राप्त करके आप सुखद अनुभव करेंगे, जैसा कि मुझे विश्वास है, और आपको मदद पहुंचाएगा। धन्यवाद।